हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद हर्ष में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरीके से, डेडिकेट तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि हमने 21 डे हार्ड चैलेंज स्टडी हार्ड चैलेंज चलाया हुआ है, उसके अंदर आज हमारा डे 2 था, जिसका कि टारगेट मैंने कल दिया था। डे 1 का भी आपको टारगेट दिया था, जिसके अंदर आपने डे 1 और डे 2 को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा। मैं ये आइडिया आपसे रखता हूँ कि आप इस डे 2 के अंदर आपको कुछ अभी ऐसा लगेगा कि अभी हमारे अंदर इम्प्रूव नहीं हो रहा है। आप डे 5 के बाद देखना कि आपको अपने अंदर इम्प्रूव देखने को मिलेगा। जैसे कि बात करते हैं, मैंने आपको डे 1 का टारगेट दिया था और आपने डे 1 का टारगेट अच्छी तरीके से सभी के सभी स्लॉट के अंदर, 3 के 3 स्लॉट के अंदर सभी सब्जेक्ट का टारगेट अचीव किया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने डे 2 का आपको टारगेट दिया था, आपने उसको भी अचीव किया होगा और अपने टारगेट को दोनों दिन को पूरा किया होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको डे 2 का टारगेट रिवीजन या करने से पहले, या आप कोर्स के अंदर से कोर्स पूरा कर रहे होंगे या रिवीजन कर रहे होंगे, तो आपको डे 1 का दो या 2.5 घंटे के अंदर फास्ट रिवीजन करना है सभी सब्जेक्ट का। आप मैथ रीजनिंग के उसके अंदर क्वेश्चन लगा सकते हैं शाम के टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए यहाँ ज़्यादा बातें ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक की ओर आते हैं। जैसे कि आज हमारा किस डे का टारगेट होने वाला है, डे 3। स्टूडेंट्स, आज हमारा डे 3 का टारगेट होने वाला है, जिसके अंदर की पहला सब्जेक्ट अगर हम ले हिंदी। फ्रेंड्स, मैंने आपको डे 1 के अंदर दिया था संज्ञा और सर्वनाम। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि संज्ञा और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। संज्ञा और सर्वनाम। स्टूडेंट, आपने संज्ञा भी अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, उसके टाइप भी पढ़े होंगे, उसके मूल भेद कितने होते हैं, उसके कुल भेद कितने होते हैं, संज्ञा किस तरीके से मिलकर बना है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा के अंदर जातिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है। वो सब आपने अच्छी तरीके से अपने कोर्स से या यूट्यूब के माध्यम से या एक अच्छे टीचर या अच्छे फैकल्टी टीचर से आपने वो सब किया होगा। ऐसे ही आपने सर्वनाम किया होगा। तो फ्रेंड्स, आपको डे 3 के अंदर क्या करना है, जो आपने डे 1 और डे 2 के अंदर ये दोनों के दोनों टॉपिक किए हैं, जैसे कि संज्ञा और सर्वनाम, आपको इनके मैक्सिमम 100 क्वेश्चन स्टूडेंट लगाने हैं। मैक्सिमम 100 प्लस क्वेश्चन आपको इनके लगाने हैं स्टूडेंट्स। 100 प्लस क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, इनके लगाने हैं। 100 प्लस क्वेश्चन आपको लगाने हैं, चाहे उसके अंदर आप 150 क्वेश्चन लगा लोगे तो और अच्छा होगा। पर इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको इसके अंदर PYQ उठाने हैं, यानी कि आप 3 साल के PYQ उठा सकते हैं, 2 साल के PYQ उठा सकते हो। जैसे कि अगर आप UPSI की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक बेस्ट फॉर्मूला होगा इस तरीके से स्टडी करना। क्योंकि मैं UPSI को टारगेट करता हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से टारगेट बनाता हूँ। चाहे मैं कोई सी भी वैकेंसी को टारगेट करता हूँ, मैं इसी तरीके से टारगेट बना के स्टडी करता हूँ। SSC GD में भी आपको इसका फायदा दिखने वाला है, जिसका कि एग्जाम जनवरी और फरवरी में हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी 3 महीने हैं, और हम 3 महीने के अंदर अपने अंदर एक अलग इंप्रूवमेंट इन 21 डे के बाद देखने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हिंदी के अंदर संज्ञा और सर्वनाम के मैक्सिमम 150 प्लस क्वेश्चन आपको लगाने हैं, जिसके के अंदर PY क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए। आप PYQ नेट से उठा सकते हो, आप रील्स के अंदर भी नेट क्या बोलते हैं ऐसे स्क्रॉल करते हो, नेट खत्म करते हो, आप 1.5 GB नेट खत्म करते हो रील देखते देखते, तो आपको ये काम यहाँ से कर लेना है, उस नेट का सही जगह उपयोग करके। फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का टारगेट। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें स्टैटिक की, अगर हम स्टैटिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मैंने स्टैटिक्स में क्या दिया था, आपको डे 1 के अंदर डेट रिवीजन करने को दिया गया था। और फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आज 14 सितंबर है, आज कौन सा डे है, यानी कि वैसे आप सभी को पता होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने डे रिवीजन किया होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको डे 1 के अंदर क्या करना है, डे 2 के अंदर पहले डे 1 का रिवीजन करना है, फिर आपको डे 2 के टारगेट लेने हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही आपने किया होगा। तो फ्रेंड्स, जो मैंने डे 2 के अंदर टारगेट दिए थे वो थे आपके 5 स्टेट के फ्लोक डांस। आपने अच्छी तरीके से उनको किया होगा, नोट किया होगा। और आपको आज क्या करना है, डे 3 के अंदर आपको क्लासिकल डांस लेने हैं स्टूडेंट। क्या लेने हैं, क्लासिकल डांस लेने हैं, शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस आपको लेने। और यहाँ पे आपको मैंने 5 स्टेट के कल दिए थे, आज 5 स्टेट के और लेने हैं, और आपके पास हो जाएंगे 10 स्टेट के फ्लोक डांस। आपको पहले क्या करना है,
पिछले 5 डे के 10 फ्लोक डांस रिवीजन करने हैं स्टैटिक के अंदर, और क्लासिकल डांस भी आपको वहीं पे करनी है। तो जैसे कि आपने डेट रिवीजन किया होगा, आप एक डेट को और बताना, यानी कि 12 जनवरी को कौन सी डेट होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरीके से मैं पूछता हूँ कि आपने संज्ञा को रिवीजन किया होगा, तो फ्रेंड्स आप बताना फल जातिवाचक संज्ञा की व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर फल के अंदर से हम एक सेब को निकाल दे, वो जातिवाचक संज्ञा की व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फ्रेंड्स आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने हैं। इस तरीके से मैं समझ जाऊंगा कि आप रोज का टारगेट रोज कर रहे हैं, और एक अच्छी तरीके से डेडिकेट तरीके से आप क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और 21 डे के बाद आपको अपने अंदर इंप्रूव 100% देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा स्टैटिक का। फ्रेंड्स अब आते हैं हम हिस्ट्री पर। अगर हम हिस्ट्री के ऊपर आते हैं, तो अब जो हमें हिस्ट्री के अंदर क्या करना है, आज हमें हिस्ट्री के अंदर 3rd डे के अंदर मौर्य वंश पढ़ना है फ्रेंड। ठीक है स्टूडेंट आपने डे 1 के अंदर जैन धर्म पढ़ा होगा, बौद्ध धर्म पढ़ा होगा, और आपने क्या बोलते हैं डे 2 के अंदर मगध पढ़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जैन धर्म के 23वें और 24वें तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है, आपको कमेंट करना है कि महावीर स्वामी को कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उन्होंने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन है। तो आपने जैन धर्म और बौद्ध धर्म अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, आपने मगध भी पढ़ा होगा। मगध में से मैं आपको अगर क्वेश्चन दूं, तो आपको बताना है मगध का संस्थापक कौन था, मगध के अंदर कितने जनपद थे, मगध का लास्ट शासक कौन था, मगध में किस बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, या किस जैन संगति का आयोजन हुआ था, और किसके समय हुआ था। ये क्वेश्चंस है, आपको इनका क्वेश्चंस का आंसर कमेंट के द्वारा कमेंट बॉक्स में देना है। इस तरीके से मुझे पता होगा कि आप अच्छी तरीके से 21 डे तक ऐसे ही टारगेट फॉलो करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आपका डे 3 का टारगेट है मौर्य वंश। आपको इस टारगेट के डे 3 के टारगेट से पहले आपको डे 1 और डे 2 का टारगेट 2 से या 2.5 घंटे के अंदर रिविजन करना है। जिस टाइम आपको उठ के पढ़ना अच्छा लगता हो, उठते साथ सबसे पहले आप फ्रेश होइए, 1 या 2 गिलास पानी पिएगा, आपका माइंड फ्रेश होगा, आप अच्छी तरीके से फ्रेश होंगे। जस्ट आप एकदम स्टडी पे बैठ जाइए। जैसे कि आपने अगर येलो स्टिक नोट्स लगाए हुए हैं, जैसे कि मैं एक छोटी डायरी बना रहा हूँ 5 मिनट सो से, जैसे कि आपको पॉलिटी के लिए मैंने आर्टिकल्स के लिए 5 मिनट सो चलाया हुआ, जिसके अंदर मैंने पार्ट 1 भी पूरा कराया था, आर्टिकल 1 to 4। आज मैंने पार्ट 2 की वीडियो आर्टिकल 5 to 11 मैंने डाल दिया, सिटीजनशिप। उसके अंदर मैंने हर आर्टिकल को अच्छी तरीके से समझाया है, तो आप वो वीडियो वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया हिस्ट्री का। फ्रेंड्स अगर हम बात करें, आपको ज्योग्राफी के अंदर मैंने क्या दिया था डे 1 के अंदर, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करता हूं, तो मैंने डे 1 के अंदर दिया था भारत की भौगोलिक स्थिति। अब बताना भारत लॉन्गिट्यूडनल कितना है, लैंगिट्यूडनल कितना है। अब इन दोनों क्वेश्चन के जो है कमेंट बॉक्स में आंसर नोट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर आपको बताना है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आपका ये क्या होगा, भारत की भौगोलिक स्थिति होगी थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जो 2nd डे के अंदर दिया था नेबर कंट्रीज दी थी, यानी कि पड़ोसी देश दिए थे। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट में कमेंट करना है कि भारत बांग्लादेश के साथ कौन सी सीमा साझा करता है, यानी कि उसका उस सीमा का नाम क्या है, उस लाइन का नाम क्या है, और कितनी सीमा भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो 2nd क्वेश्चन ज्योग्राफी के अंदर रहने वाला है, आपको क्वेश्चन बताना है ज्योग्राफी के अंदर कि भारत किन किन राज्यों के साथ प्राकृतिक सीमा रेखा बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, उन राज्यों के आपको नाम लिखने हैं, इस कंट्री के किस किस के साथ प्राकृतिक सीमा रेखा बनाता है और किस किस लाइन के साथ बनाता है। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। अगर हम डे 3 की बात करें, हमें ज्योग्राफी के अंदर करना क्या है, डे 3 के अंदर हमें ज्योग्राफी के अंदर जैसे कि हमने भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़ी और भारत के नेबर कंट्रीज पढ़े, आपको कहीं ना कहीं से PYQ से 50 क्वेश्चन उठाने हैं, केवल 50 क्वेश्चन उठाने हैं, और इन दोनों टॉपिक की क्या लगाने हैं, आपको 50 क्वेश्चन लगाने हैं स्टूडेंट्स। यानी कि आपने जैसे कि भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़ी थी डे 1 के अंदर, आपने भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़ी थी और आपने पढ़ा था नेबर कंट्री यानी कि पड़ोसी देश डे 2 के अंदर। आपका डे 3 के अंदर क्या रहने वाला है, आपको इनके मैक्सिमम स्टूडेंट 50 क्वेश्चन लगाने हैं। क्या करना है, 50 क्वेश्चन आपको इनके लगाने हैं PYQ, जिसके के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश रखना कि मुझे PYQ लगाने हैं। ठीक है, इसी के अंदर मैं आपको एक टॉपिक और देता हूं कि आपने जैसे कि नेबर कंट्रीज रिवीजन की होंगी, तो आपको उनका पूरा पाई चार्ट बनाना है और उसके अंदर आपको नोट करना है। जैसे कि इसके साथ ट्रिक है कि जैसे
भारत के साथ क्या कौन कौन सी कंट्री लगती है, तो उसकी ट्रिक है बचपन में एमबीए। तो हम वहां से यानी कि स्टेट का पता कर सकते हैं, जैसे कि बचपन में एमबीए बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, ठीक है, इसी तरीके से पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये कंट्री भारत के साथ लगती हैं। आपको यहीं से बताना है प्राकृतिक सीमा रेखा कौन कौन सी है, आपको यहीं से बताना है बांग्लादेश के साथ कौन सी सीमा यानी कि लाइन बनाता है भारत, और क्या बोलते हैं सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री किसके साथ लगती है और कितनी लगती है। ये आपके क्वेश्चन है, आप इनको कमेंट बॉक्स में बताना। तो आपका डे 3 का टारगेट हो गया कि आपको इन दोनों चैप्टर्स के, इन दोनों टॉपिक्स के मैक्सिमम 50 क्वेश्चन डे 3 के अंदर लगाने हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहीं पे इकोनॉमिक्स की, अगर मैंने आपको टॉपिक दिया था, जैसे कि मैंने डे 1 के अंदर 5 ईयर प्लान दिया था, आपको बताना है 5 ईयर प्लान के अंदर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कब से कब तक था, उसका मॉडल आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप रोज का टारगेट रोज एक्सेप्ट कर रहे हो, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप रोज का टारगेट अच्छे तरीके से यानी 100% तरीके से आप रिवीजन कर रहे हो, इसलिए आप फटाफट से उनके आंसर कर पा रहे हो। ये बात तो होगी अलग से। फ्रेंड, अगर हम यहाँ डे 3 की बात करें तो मैं डे 3 में आपको क्या देने वाला हूँ, जैसे कि आपने पॉपुलेशन पढ़ा होगा। अब आपने जो पॉपुलेशन पढ़ा है यानी कि जनसंख्या पढ़ा है, अब आपको इस जनसंख्या के अंदर अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, भारत में जनसंख्या के जनक किसको बोला जाता है, भारत में अब की यानी करंट के अंदर कौन सी जनसंख्या है, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनसंख्या है, सबसे पहले यानी कि जो असफल जनगणना रही थी वो किसके टाइम हुई थी, और जो सफल जनगणना थी वो किसके टाइम हुई थी। ठीक है स्टूडेंट, और सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि किस टाइम के अंदर हुई थी, मतलब कि जनगणना में, और सबसे कम वृद्धि किस टाइम के अंदर हुई थी जनगणना में। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में पिन करने हैं। और यहाँ से आपका डे 3 का टारगेट क्या है कि जो आपने जनसंख्या पढ़ी है उसके अंदर आपने पॉपुलेशन तो पढ़ा ही होगा, अब आपको इसके अंदर यूपी का पॉपुलेशन लेना है, यूपी की आपको इसके अंदर जनसंख्या भी लेनी है। यह आपका डे 3 का टारगेट है। स्टूडेंट, अगर हम यहाँ सेंसस की बात करें तो सेंसस एक ऐसा टॉपिक है जहां से कि हर एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ यूपी की इसलिए लिखी है क्योंकि आप यहाँ पे यूपी पुलिस की जो कि आगामी परीक्षा आने वाली है उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे, तो वो भी अपना रोज का टारगेट बनाते होंगे, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे, वो भी अपना टारगेट बनाते हैं। तो इकोनॉमिक्स का तो ये हो गया स्टूडेंट। अगर अब जब हम यहाँ बात करें, हिंदी हो गया, स्टडी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और अगर हम यहाँ साइंस की बात करें स्टूडेंट, मैंने साइंस के अंदर आपको फोर्स दिया था कि आपको फोर्स के अंदर क्या, साइंस के अंदर मैंने आपको फोर्स दिया था यानी आपको बल पढ़ना है, आपको बताना है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, उसके अंदर m का मान कितना होता है, g का मान कितना होता है, और m को क्या चीज डिनोट करते हैं और g को हम क्या चीज डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका टॉपिक। अब आपको जो इसके अंदर पढ़ना है, फोर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि उसका रिविजन करना है। ऐसे ही हमने सदिश और अदिश दिशा दी थी। ठीक है, आपको सदिश और अदिश दिशा भी कमेंट में बतानी है कि कितनी सदिश दिशा होती है और कौन कौन सी होती है, और कितनी अदिश दिशाएं होती है, कौन कौन सी होती है। फ्रेंड्स, ये सब क्या है, एक क्वेश्चंस मैं आपके लिए कमेंट के माध्यम से दे रहा हूं। ठीक है, तो आपका, हम साइंस की बात करें तो आपने फोर्स भी पढ़ लिया होगा। अब आपको जो इसके बाद पढ़ना है वो पढ़ना है आपको मास। क्या पढ़ना है स्टूडेंट, डे 3 के अंदर आपको मास पढ़ना है, और डे 1 और डे 2 का रिवीजन आपको 2 घंटे के अंदर फटाफट, मैं दोबारा फिर से बोल रहा हूं, करना है। इसी तरीके से आपका डे 3 का टारगेट हो गया ये। अगर अब हम यहाँ बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपका स्लॉट 2 के अंदर बोला था, आप स्लॉट 2 के अंदर आपने PYQ लगाने हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 2 ईयर जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। सपोज दैट जैसे कि मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं इसके अंदर लास्ट 2 ईयर PYQ लगाता हूँ, जो कि जीके जीएस के होने चाहिए फ्रेंड्स, जीके जीएस के होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जीके जीएस के होने चाहिए। ये हो गया आपका ये। फिर मैंने यहीं पे बोला था स्लॉट 2 के अंदर आपको एक क्या देना है, मॉक देना है, आपको एक क्या देना है, मॉक देना है। जैसे कि मैंने बिगिनर बच्चे के लिए बोला था कि बिगिनर बच्चा जो मॉक देगा वो अल्टरनेट दे के तरीके से देगा, यानी डे बाय डे देगा, क्योंकि अगर वो मॉक रोज डेली देगा तो उसका क्या है, स्कोर कम होगा, तो वो डिमोटिवेट होगा। डिमोटिवेट होने का कारण क्या है स्टूडेंट्स, कि आप डिमोटिवेट इसलिए हो जाएगी क्योंकि आपका स्कोर ग्रो नहीं हो पाएगा। वो ग्रो क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपने कहीं से कोर्स लिया हुआ है किसी फैकल्टी अच्छे इंस्टीट्यूट से, वो आपका कोर्स अभी नहीं करा पाए हैं, जस्ट आपका 1-2 महीने के अंदर कोर्स खत्म हो जाएगा तो आपके अंदर ग्रो भी होना शुरू हो जाएगा। तो आपने यहाँ मॉक दिया। थर्ड स्लॉट के अंदर अगर हम चलते हैं तो थर्ड स्लॉट के अंदर सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आप मॉक का एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे, आप मॉक का एनालाइज करेंगे, आप कम से कम भी 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटा।
1.5 से 2 घंटा आप एनालाइज करेंगे। एनालाइज का मतलब ये है कि हमने जैसे कि अभी एसएससी जीडी का पेपर आने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के माध्यम से और देना चाहता हूँ। आज एनटीपीसी के फॉर्म चल चुके हैं, जिसके अंदर ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म है, जिसके अंदर 8113 वैकेंसी है। आप सभी जो ग्रेजुएट हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अंदर इसके अंदर 4 पोस्ट है स्टूडेंट्स, ट्रेन मैनेजर और भी बहुत सी पोस्ट हैं स्टूडेंट्स। उनके अंदर जो टोटल पद है 8113 पद है। आप इस पोस्ट के लिए अच्छी इसका जोन वाइज भी वो खुल चुका है पीडीएफ, आप इसकी साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहां से नोटिफिकेशन को देखते हुए कि हमें किस किस क्वालिफिकेशन की इसके अंदर आवश्यकता है नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद, ठीक है स्टूडेंट्स। एक अच्छी वैकेंसी है, एक अच्छी पोस्ट आपको अगर ग्रेजुएशन लेवल पे चाहिए, 4200 पे ग्रेड की पोस्ट है, एक अच्छी वैकेंसी है स्टूडेंट। ऐसे ही मैं आपको एक खुशखबरी और देना चाहता हूं जो कि रेलवे के एस्पिरेंट्स है। रेलवे के एस्पिरेंट्स के लिए एक खुशखबरी ये है कि रेलवे ने एग्जाम एजेंसी चुन ली है। अब आपका जो एएलपी का और आरपीएफ का आपने फॉर्म डाला हुआ है, उसका एग्जाम आगामी महीनों के अंदर, जैसे कि नवंबर दिसंबर में हम बोल सकते हैं, इसी साल परीक्षा होनी है। ये रेलवे ने सुनिश्चित कर दिया है, यानी कि अपनी साइट पे डाल दिया है और अखबार के न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारे बीच में भी आ चुका है। ये आपके लिए 3 खुशखबरी थी। जो रेलवे का एस्पिरेंट है वो अपने आप को फोकस हो गए अपने टारगेट के ऊपर, इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल फिक्स हो जाइए और इस वीडियो का लाभ उठाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आइए चलते हैं हम अपने पॉइंट की ओर। जैसे कि मैंने बोला था कि हमने आज स्लॉट 2 के अंदर मॉक दिया हमने एसएससी जीडी का 1 घंटे का पेपर होता है, घंटे का हमने मॉक दिया स्टूडेंट। हमने उसके अंदर क्वेश्चन किए अटेम्प्ट 70, जिसमें से हमारे क्या हुए 10 क्वेश्चन गलत हो गए। 10 क्वेश्चन के अंदर हमें ये नहीं देखना कि हमारे 60 क्वेश्चन के 120 नंबर बने, हमने 10 क्वेश्चन के नंबर काट दिए कि हमारे नंबर इतने बने। उसके अंदर आपका मेरिट क्लियर कटवा आ जाता है तो आप खुश हो जाते हो, अगर नहीं आ पाता तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। जस्ट एकदम से आपको दूसरा मॉक देने की आदत होती है, जैसे कि मैं भी करता था, ठीक है। पर कुछ टाइम बाद जब से मैं टीचर्स से मिला हूँ, एक अच्छे फैकल्टी टीचर से मिला हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स से सिलेक्टेड है मैं उनसे मिला हूँ, तो वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। आपको करना क्या है, आपने 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, आपके 10 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर गलत हो गए, 60 क्वेश्चन सही है। पहले उन 60 का एनालाइज कीजिए कि कैसा क्वेश्चन आया था, किस तरीके से आया था, आपने किस तरीके से अटैम्प्ट किया और कितने टाइम में अटैम्प्ट किया, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक तो हो गया ये। सेकंड टॉपिक आता है कि जो आपके 10 क्वेश्चन गलत थे, सबसे पहले उनको देखिएगा एनालाइज के अंदर कि उनके अंदर जो क्वेश्चन गलत थे वो आपसे आए हुए क्वेश्चन गलती थे या आपने कभी उनका रिवाइज ही ना किया हो, आपके टॉपिक में वो ना हो। ऐसा हो सकता है कि आपने वो टाइप पढ़ा ना हो, अगर मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें, हिंदी की बात करें, जीके जीएस की बात करें, तो उसको बोलते हैं एनालाइज। ये नहीं कि हम डिमोटिवेट होते हैं। डिमोटिवेट होने का मतलब है कि आप एग्जाम की जो सक्सेसफुल लाइन है उससे आप नीचे हटते हैं। डिमोटिवेट नहीं होना है। डिमोटिवेट क्यों नहीं होना है, क्योंकि अभी फ्रेंड जो बिगिनर स्टूडेंट है उसका भी कोर्स पूरा नहीं है, तो उसको डिमोटिवेट होने की तो आवश्यकता ही नहीं है। अरे भाई आराम से तैयारी करें, अच्छे तरीके से अपना मॉक का एनालाइज करें, जो कि थर्ड स्लॉट में मैंने बताया है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम आप जो यहाँ पे आगे चलते हैं, जैसे कि मैथ का अगर हम यहाँ देखें तो मैथ के अंदर जो आपका चला हुआ है स्टूडेंट्स, वो चला हुआ है परसेंटेज, जो कि 2 या 3 दिन से चला हुआ है। कब से? 2 या 3 दिन के लिए मैंने बोला था। जैसे कि आज डे 3 है, यानी कि कल डे 3 का हमें टारगेट मिला, तो उसके अंदर हमें परसेंटेज करना है। आपने परसेंटेज के अच्छे टॉपिक यानी कि अच्छे टाइप पढ़े होंगे, जैसे कि यूट्यूब पे भी अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है, यानी कि आपने वहां से भी पढ़े होंगे, आपने किसी टीचर का कोर्स लिया होगा, वहां से परसेंटेज किया होगा। अब आपको क्या करना है, आपने 2 या 3 दिन के अंदर उनका रिविजन किया होगा, यानी कि जैसे कि मैं आपको टारगेट देता हूं इसके माध्यम से। अब आपको उन अगले दिन क्या करना है, यानी कि डे 3 के अंदर जैसे ही आपने उनका रिवीजन कर लिया स्टूडेंट, जब आपके पास डे 4 आएगा, क्योंकि कल का भी आपके दिन परसेंटेज है, आपको सभी के सभी टाइप, अगर आपके टीचर ने 10 टाइप कराए हैं, 12 टाइप कराए हैं या 5 टाइप कराए हैं, तो आपको अच्छी तरीके से वो रिवीजन कर लेने हैं। 4 डे के अंदर आपको क्या करना है वो मैं आपको कल के टारगेट में बताऊंगा, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया हुआ है, आपको PYQ उठाने हैं
ठीक है। और उसमें ज्यादा क्वेश्चन क्या होंगे, PYQ के होंगे, अपनी बुक के क्वेश्चन लगाने। अभी आप क्या कर सकते हो, जिस स्टूडेंट का कोर्स कंप्लीट है और उन्हें उसने अपना टॉपिक रिवाइज कर लिया है, तो वो या तो किरण पब्लिकेशन की बुक उसके पास होगी या राकेश यादव सर की 7300 बुक उसके पास होगी, वहां से क्वेश्चन लगा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 100 प्लस क्वेश्चन आपको लगाने हैं, पर टाइप के आपको 3 से 4 क्वेश्चन लगाने हैं, जिससे कि आपको पता होगा कि हाँ ये टाइप मेरा क्या हो गया, वो कंफर्म हो गया कि अब मुझे इस टाइप पे डाउट नहीं रहा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जैसे कि मुझसे मॉक में गलती हो रहा था, अब गलती नहीं होगा। ये हो गई मैथ की बात। अब अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, रीजनिंग के अंदर मैंने आपको क्या दिया था, कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग, जो कि आपको यही सेम प्रोसेस रीजनिंग के अंदर भी चलाया था, यानी 2 से या 3 दिन के अंदर आपको रिवाइज करना है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने टेक्स्ट बुक पे किसी ने पास लिया होगा, किसी ने ग्रेड अप पे पास लिया होगा, आप वहां से सेक्शनल वाइज क्या उठा सकते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन उठा सकते हैं। आप PY सेक्शनल वाइज वहां से रीजनिंग के क्वेश्चन उठा सकते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, या आपके पास एक पिनाकल की बुक होगी, या आपके पास कोई अच्छे टीचर की बुक होगी, जिस भी टीचर्स को आप प्रीफरेंस करते होंगे। जैसे मैं रीजनिंग की बुक अरुण कुमार सर की, जो कि लेटेस्ट आई है, उसको प्रीफरेंस करता हूं, जिसके अंदर के एक बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। वहां से आपको मैक्सिमम 100 क्वेश्चंस लगाने हैं, यानी कि पर टाइप का आपको 2 से या 3 क्वेश्चन क्या करने हैं, जिस तरीके से मैथ में बताया है, इसमें भी इसी तरीके से रिवीजन करना है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा डे 3 का टारगेट। आप सभी अच्छे से इसको फॉलो करेंगे, 100% डेडिकेट के साथ आप इसे पढ़ेंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें इस तरीके से हम टारगेट 21 दिन तक करते जाएंगे। अगर कोई टॉपिक इसके अंदर रह जाता हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं कि ये टॉपिक आपने, मैंने इंग्लिश बोला हुआ था मल्टीनेट डे पे चलाएंगे, मैंने कल आपको इंग्लिश के अंदर 5 एंटोनिम 5 सिनोनिम दिए थे। ठीक है स्टूडेंट, आपने वो भी रिवीजन किए होंगे। अगर हमारा इसके अंदर कोई भी टॉपिक मतलब कि सब्जेक्ट रहता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इस सब्जेक्ट के भी टारगेट दो। फ्रेंड्स, अगर मैं करंट के लिए बताऊं तो आप 1 ईयर की करंट ले सकते हो, जैसा मैं इसके अंदर बताता नहीं हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ, सॉरी, वो इसके अंदर बताना याद नहीं रहता। आप करंट के अंदर जैसे कि एक फॉर यू सक्सेस नाम के, फॉर यू सक्सेस एक प्लेटफॉर्म है जो कि यूट्यूब पे ही है, मैं वहां से करंट करता हूं। अब 1 ईयर की, सॉरी 1 मंथ की करंट ले सकते हो और वहां से क्वेश्चन नोट कर सकते हो, एक PDF फॉर्म में बना सकते हो अपना नोट्स। ऐसे ही आपके पास वहां से करंट्स का भी क्वेश्चन बैंक क्या बोलते हैं इकट्ठा होता जाएगा। अगर आपको ये नहीं करना तो आपको क्या लेना है, मंथली करंट लेनी है। जैसे कि गौरव सर की आती है उत्कर्ष क्लासेस की, आपको वो लेनी है, जो एक बहुत अच्छी बुक है, 30 से 40 रुपए की आ जाती है। आप पर मंथ की वो लेके वहां से क्वेश्चन पढ़ सकते हो। वो क्या होगा कि आपके पास इकट्ठी होती जाएगी। कभी क्या हो जाता है कि हमने नोट्स बनाए, हमारे नोट्स इधर उधर हो जाते हैं, या हम किसी को दे के भूल जाते हैं, या कोई ले जाता है कि उससे गुम हो जाते हैं, या हमसे ही गुम हो जाते हैं, तो वो मिल नहीं पाते। ठीक है स्टूडेंट, तो आप करंट के लिए क्या करें, आप 1 मंथ की करंट की बुक ले गौरव सर की उत्कर्ष क्लासेस की, और आप वहां से करंट को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा डे 3 का टारगेट मैंने आपको दे दिया है। आप डे 3 के टारगेट में अच्छी तरीके से लग जाइए, और डे 1 डे 2 का टारगेट सबसे पहले आपको 2 या 3 आवर के अंदर, सॉरी 2 या 2.5 घंटे के अंदर फर्स्ट रिविजन करना है। फर्स्ट रिविजन का मतलब है कि उसको रिकॉल करना है, अपनी आंखें बंद करके आपको रिकॉल करना है उसको। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि भरतनाट्यम है, मैं क्लासिकल डांस की बात करता हूं, जैसे कि भरतनाट्यम है, तमिलनाडु से संबंधित है। इसके अंदर कौन कौन से डांसर हैं, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, मल्लिका सरला, सोनल मानसिंह, इसी तरीके से ही हैं। ठीक है, अब क्या करना है, एक साइड आप क्या लिखेंगे, क्लासिकल डांस, जैसे कि शास्त्रीय नृत्य, और यानी कि भरतनाट्यम किस कंट्री का है, तमिलनाडु का है। कौन कौन इसके अंदर मतलब कि वो है नर्तक हैं, जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, मल्लिका साराभाई, सोनल माल सिंह, ठीक है, वैजंती माला, ये सब कुछ इसके अंदर है। आपको ये लिख लिया आपने नर्तक, उसके बाद लिखना है कि कौन से नर्तक को कौन सा पुरस्कार मिला है, किसको भारत रत्न मिला है, किसको किस सम्मान से यानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस तरीके से आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे और अच्छी तरीके से अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, 100% आप अपनी स्टडी को दीजिए और खुश रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।